के साथ मैं रचना बंसल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर इंडिगो से जुड़ी हुई। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन जो हर रोज करीब 3,80,000 यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का दम भरती है, आज लगातार छठे दिन भी जमीन पर गिरी हुई है। बात कर रहे हैं इंडिगो की, जिसका सिस्टम बुरी तरह से लड़खड़ा चुका है। पिछले 5 दिन में 1600, फिर 800 और आज तो 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। यात्री बेहाल हैं, एयरपोर्ट अस्त व्यस्त है और अब सरकार भी सख्त है। इंडिगो रात 8 बजे तक रिफंड का अल्टीमेटम भी दे चुका है और 24 घंटे में सीईओ से जवाब मांगा गया है। और ये चेतावनी साफ साफ बताइए, कैसे आपके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। तो क्या इंडिगो का ये संकट अभी थमने वाला है क्या, या परेशानी आगे भी बढ़ेगी? आगे और कितना बड़ा बवाल खड़ा होने वाला है, रिपोर्ट देखिए और समझिए। इंडिगो का संकट अब छठे दिन में एंट्री कर चुका है। पिछले 5 दिनों से एयरलाइन लगातार अपनी फ्लाइट्स रद्द कर रही है। शुक्रवार को करीब 1,600 उड़ानें, शनिवार को 800 से ज्यादा फ्लाइट्स और आज रविवार को भी 650 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं। हालांकि कंपनी दावा कर रही है कि 95% रूट्स पर ऑपरेशन नॉर्मल हो गया है और 138 में से 135 डेस्टिनेशन पर फ्लाइट्स उड़ाई जा रही हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे नजर आ रहे हैं। किसी की टिकट कैंसिल, किसी का बैग गायब, तो किसी को अब भी रिफंड का इंतजार है। आज भी जिन शहरों से इंडिगो की सबसे ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं, उनमें शामिल हैं दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची और गुजरात के अहमदाबाद में 12 आने वाली और 9 जाने वाली उड़ानें रद्द की गई हैं। यानी साफ है कि छठे दिन भी भारत का आसमान इंडिगो के लिए आसान नहीं है। अब सरकार ने इस संकट पर कड़ा रुख अपना लिया है। इंडिगो को साफ निर्देश दिए गए हैं कि सभी कैंसिल और लेट फ्लाइट्स का पूरा रिफंड 7 दिसंबर रात 8 बजे तक करना होगा। अगले 48 घंटे में यात्रियों का गायब बैगेज ट्रेस करके डिलीवर करना होगा और इंडिगो के सीईओ को 24 घंटे में ये बताना होगा कि कंपनी पर एक्शन क्यों ना लिया जाए। जवाब नहीं देने पर डीजीसीए बिना सुने एक तरफा फैसला ले सकेगा। यानी इस बार सरकार भी कोई ढील नहीं देने के मूड में है। इस मौके का फायदा उठाकर बाकी एयरलाइंस ने किराया आसमान पर पहुंचा दिया था, लेकिन अब सरकार ने हवाई किराया भी फिक्स कर दिया है। 500 किलोमीटर तक अधिकतम किराया 7,500 रुपए और वहीं 500 से ज्यादा 1,000 किलोमीटर तक अधिकतम किराया 12,000 रुपए, 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक अधिकतम किराया 15,000 रुपए, 1,500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर अधिकतम किराया 18,000 रुपए तक होगा। हालांकि ये नियम बिजनेस क्लास और उड़ान फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा। इस पूरे मामले में सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि जब तक एयरलाइन सेक्टर में 2 कंपनियों का दबदबा रहेगा, तब तक किराया नियंत्रण जरूरी है। लोगों को लूट से बचाने के लिए सरकार को दखल देना ही होगा। 3-4 दिनों से ये जो हवाई यात्रा के परिचालन में जो तकनीकी दिक्कत आई थी, उसको लेकर के शुक्रवार को लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ सदस्यों ने इस विषय को उठाया। उसके बाद हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू जी ने खड़े होकर के भी जवाब दिया और बताया कि ये तकनीकी दिक्कत है और इसको हम जल्दी दूर कर देंगे। उसके बाद आपने देखा होगा शनिवार को भी इम्प्रूवमेंट नजर आया, रविवार को भी इम्प्रूवमेंट नजर आया। आज मैं इसको देख रहा हूं, मैंने आज भी मॉनिटरिंग की है, तो अब धीरे धीरे इस परिस्थितियां सुधर रही है। वहीं इंडिगो ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा है कि कंपनी को उम्मीद है कि 10 दिसंबर तक पूरे ऑपरेशंस स्थिर हो जाएंगे। यानी अगले 3 दिन में फ्लाइट शेड्यूल को पूरी तरह नॉर्मल करने का दावा किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यात्री इस दावे पर अब भरोसा कर पाएंगे? नहीं, उसके तुरंत बाद जो तकलीफ पूरे देश भर में जो यात्रियों को हुई है, उसके बाद इमीडिएटली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, डीजीसीए, हमने बहुत सारे कदम इसमें उठाए हैं। पहले तो डीजीसीए के माध्यम से इंडिगो के सीईओ को
एक शोकॉज नोटिस भी हमने इशू करी है। उसके बाद इंडिगो ने जो तुरंत उस पर काम करना चाहिए था, उन्होंने न करने की वजह से ये सब किवास हो गया है। तो उसको फरवरी तक हमने अभी उसको स्टे दिया है कि उसके ये तुरंत सेवाएं पहले जैसी हो, इसलिए हमने फरवरी तक उसको और थोड़ी सी मोहलत दे दी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन, लेकिन हालात ऐसे जैसे सिस्टम पूरी तरह फेल हो। एक तरफ रात 8 बजे का अल्टीमेटम, दूसरी ओर 24 घंटे में जवाब और तीसरी तरफ हजारों बेबस यात्री। अब देखना ये होगा कि इंडिगो सच में 10 दिसंबर तक आसमान में लौट पाती है या फिर ये संकट और गहरा जाता है। फिलहाल सवाल जस का तस है, क्या सरकार की सख्ती इंडिगो को पटरी पर लाएगी या जनता का भरोसा यूं ही डगमगाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। देश भर में इंडिगो एयरलाइंस के फ्लाइट कैंसिलेशन का संकट है। अब गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस सिविल टर्मिनल तक भी ये संकट दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, दोपहर 2 बजे मुंबई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट को रद्द कर दिया गया, जिससे सैकड़ों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ भी जमा हो गई, लेकिन एयरलाइन की ओर से अब तक कोई औपचारिक बयान इसको लेकर जारी नहीं किया गया। हालांकि हिंडन एयरपोर्ट के डायरेक्टर डॉक्टर महेश शिल्का ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह करीब 6:15 बजे उन्हें इंडिगो की ओर से सूचना मिली। साथ ही कहा कि हमने यात्रियों को पहले ही अलर्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी स्थिति कंट्रोल से बाहर हो रही है। देश भर में लाखों यात्री इंडिगो की मनमानी से परेशान है। इंडिगो संकट इतना गहरा गया है कि रेलवे को अपनी बोगियों के संख्या में इजाफा करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं लगातार अंदर कैब जा रही हैं और आ रही हैं। गाजियाबाद से इंडिगो की आज 5 फ्लाइट का संचालन होना था, जिसके चलते एक फ्लाइट मुंबई के लिए कैंसिल कर दी गई है। इसके बावजूद यात्री परेशान है। अंदर टर्मिनल के पास काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। माना जा रहा है एयरलाइंस इंडस्ट्री के अंदर इंडिगो का लगभग 62% शेयर है। सबसे ज्यादा फ्लाइटों का संचालन दिल्ली एयरपोर्ट से देश के अलग अलग कोनों के अंदर होता है। देखना है आने वाले समय में कब तक लाखों यात्री इंडिगो की इस मनमानी से परेशान होंगे। न्यूज़ इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा। गोवा मौज मस्ती और नाइट लाइफ की पहचान, लेकिन शनिवार की ये रात गोवा के इतिहास में सबसे डरावनी रातों में से एक बन गई। अरपोरा के एक हाई प्रोफाइल नाइट क्लब में अचानक एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और सेकंड्स के अंदर ही डांस फ्लोर डेथ फ्लोर बन गया। म्यूजिक बंद हो गया, चीखें गूंजने लगी। लोग जान बचाने के लिए यहां वहां भागते हुए नजर आए। हर तरफ आग थी, हर रास्ता बंद कर चुकी थी आग। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 से ज्यादा जख्मी हैं। मरने वालों में टूरिस्ट भी हैं और क्लब का स्टाफ भी। यह हादसा नहीं, ये लापरवाही से हुआ सामूहिक कत्ल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। शनिवार रात करीब 12 बजे नाइट क्लब के अंदर लोग म्यूजिक पर झूम रहे थे। लाइट्स चमक रही थी, डीजे की बीट्स तेज थी, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और अगले ही पल पूरा क्लब आग की लपटों में घिर गया। किचन में रखा एक सिलेंडर इस भयानक त्रासदी का कारण बन गया। कुछ ही मिनटों में क्लब धुएं से भर गया। लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सांस लेना मुश्किल हो गया। जो जहाँ था वहीं फंस गया। सबसे ज्यादा शव किचन और बेसमेंट के पास मिले। कुछ लोग सीढ़ियों पर गिरे पड़े थे। भागने की कोशिश में दम घुटने से उनकी मौत हो गई। दम, धुआं, आग और चीखों से पूरा इलाका दहल उठा। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में काफी समय लग गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 25 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। 6 लोग जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहे हैं। कई शवों की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। प्रशासन की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। क्लब में फायर सेफ्टी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी।
न कोई सही इमरजेंसी एग्जिट, न कोई सेफ्टी सिस्टम, न फायर अलार्म की पुख्ता व्यवस्था। यानी जहां लोग एंटरटेनमेंट के लिए आए थे वो जगह बन चुकी थी डेथ ट्रैप। इस मामले में क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और मालिक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे और साफ कहा, हादसे की हर परत खुलकर सामने आएगी और दोषियों पर सबसे सख्त कार्रवाई होगी। गोवा के टूरिज्म हिस्ट्री में पहली बार इस तरह के जो आरपोरा में लगे आग की दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। 25 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। अप्रोक्सीमेटली रात को 12 बजे ये इंसिडेंस हुआ। यानी विद इन हाफ एन आवर में आग तो बुझाई, लेकिन जिस क्लब में ये आग की दुर्घटना हुई, जो लोग वहां पे थे, कुछ लोग बाहर आ सके, लेकिन बाकी लोगों को बाहर आने के लिए नहीं मिला और यानी सफोकेशन की वजह से यानी उस लोगों की मौत हो गई। विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर बिना सेफ्टी के ऐसे क्लब कैसे चल रहे थे, किसके संरक्षण में ये मौत का अड्डा फला फूला। ये हादसा सिर्फ एक नाइट क्लब की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। कल पार्टी थी, आज मातम है और सवाल अब पूरे देश का है। अगर आज जांच नहीं हुई तो कल कोई और क्लब किसी और शहर में एक और कब्रिस्तान बन सकता है। हम लोग जो भी 25 लोग, जो अभी मुझे सूचना मिली है कि अभी आंकड़ा 25 लोगों की, इनोसेंट लोगों की मौत हो चुकी है। सो वी पे कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ ऑल द डिसीज 25 पीपल। मुझे लगता है कि ये जानबूझ के लोगों का मर्डर किया गया है। जो हमको सूत्रों के माध्यम से जो पता चल रहा है कि ये क्लब को डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था। ये कल सरपंच ने, पंचायत वाले ने भी ऑन रिकॉर्ड है कि इसका डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था और इन्होंने ऊपर हायर अथॉरिटीज के पास जाके मंत्रियों का प्रेशर यूज करके ये डिमोलिशन को रोका। गोवा की इस रात ने हमें एक सख्त सबक दिया है। नाइट लाइफ से पहले लाइफ बचाना जरूरी है। इजाजत चाहिए, परमिशन चाहिए और सबसे जरूरी सेफ्टी चाहिए, वरना हर अगली पार्टी आपकी आखिरी पार्टी भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है। मामले में एक चश्मदीद का बड़ा बयान सामने आया। उसने कहा कि शराब के नशे में थे लोग, इसीलिए भाग ही नहीं पाए। यानी चश्मदीद ने बताया कि जब आग लगी तो बहुत से लोग नशे में थे और नशे में वो भागने के लायक नहीं थे, उस स्थिति में नहीं थे, क्योंकि नशे में कोई बैठा हुआ था तो कोई नशे में चलने फिरने के लिए लायक ही नहीं था, पूरी तरह से नशे में चूर था। अब ये जो नाइट क्लब है जिसके किचन में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, आग धीरे धीरे बढ़ी। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले लिया। बहुत से लोग धुएं में दम घुटने की वजह से वहीं पर उनकी मौत हो गई। 25 जानें अब तक जा चुकी हैं, 6 के करीब लोग जख्मी हैं और उसमें जो सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है, एक तो ये कि एग्जिट गेट बहुत छोटा था, उससे सभी लोग निकल नहीं पाए, और दूसरा जो चश्मदीद बता रहा है वो ये कह रहा है कि बहुत से लोग नशे में थे। गोवा जो कि नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, गोवा जहां पर इस क्लब में बहुत से लोग पार्टी कर रहे थे, नशे में थे, और इसी नशे में जब आग लग गई ना तो वो इस हालत में ही नहीं थे कि वो दौड़ सकते या तो भाग सकते, अपनी जान बचा पाते। उसी नशे में उनकी जलकर या फिर दम घुटकर मौत हो गई और 25 मौत अब तक हो चुकी हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर है, ये घटना है और ये एक सबक भी है। शराब के नशे की वजह से लोग भाग नहीं पाए, दौड़ नहीं पाए और फिर इस नाइट क्लब के अंदर 25 लोगों की मौत की डरावनी खबर सामने आई। जश्न की रात कैसे मातम की रात में तब्दील हो गई। हालांकि अब जांच पड़ताल की बात हो रही है, सेफ्टी नॉर्म्स की बात हो रही है, लेकिन जिन्हें जाना था वो जा चुके हैं। सवाल ये है कि अब किसे जिम्मेदार बताया जाए, नाइट क्लब के स्टाफ को, मैनेजर को, मालिक को, या उन लोगों को जो इतने ज्यादा नशे में चूर थे, जो चल नहीं पाए, दौड़ नहीं पाए या आग से भाग नहीं पाए। गाबा जहां क्रिकेट नहीं आग बरसती है और शुक्रवार की इस
पिंक बॉल नाइट पर आग नहीं, मिचेल स्टार्क बरसे। एशिया सीरीज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को एक बार फिर से 8 विकेट से धूल चटा दी। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला गया ये मुकाबला इंग्लैंड के लिए एक और डरावना सपना साबित हुआ। ये सिर्फ मैच नहीं था, ये ऑस्ट्रेलियाई दबदबे का ऐलान था और अब सीरीज में कंगारू टीम 2-0 से आगे निकल चुकी है। इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। शुरुआत अच्छी रही, लेकिन विकेट गिरने का सिलसिला भी लगातार जारी रहा। जो रूट ने शानदार शतक जड़ा और 138 रन बनाकर टीम को संभाला। जैक क्राउली ने 76 रनों की अंपायरी खेली। जोफ्रा आर्चर ने भी निचले क्रम में उपयोगी रन जोड़े। इन सब कोशिशों के बावजूद इंग्लैंड की पहली पारी 334 रनों पर सिमट गई। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी में पूरी ताकत झोंक दी। जेक विदर्ड और साथ ही मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी सभी ने अर्धशतक जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों की एक ना चलने दी। सबसे खास नाम रहा मिचेल स्टार्क का, जिन्होंने न सिर्फ गेंद से बल्कि बल्ले से भी कमाल किया और 77 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 511 रन बनाए और 177 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। दूसरी पारी में इंग्लैंड दबाव में आ गई। हालांकि कप्तान स्टोक्स ने 50 रन की जुझारू पारी खेली और विल जैक्स ने भी 41 रन बनाए, लेकिन पूरी की पूरी जो टीम थी 241 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। मैच का हीरो मिचेल स्टार्क रहा, जिन्होंने पहली पारी में 6 विकेट लेने के साथ 77 रन बनाए और दूसरी पारी में भी 2 विकेट झटके। उनके इसी ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गाबा एक बार फिर से साबित कर गया, यहाँ मेहमान टीमें खेलती नहीं, पवेलियन की राह देखती हैं और इंग्लैंड के लिए ये राह आज कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने न सिर्फ ये टेस्ट जीता है, बल्कि इंग्लैंड के मनोबल पर भी गहरी चोट की है। अब सवाल ये नहीं कि अगला मैच कौन जीतेगा, सवाल ये है कि क्या इंग्लैंड वापसी कर भी पाएगा या नहीं। फिलहाल एशेज की आग में सबसे ज्यादा जल रहा है इंग्लैंड का सपना। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम अफ्रीकी देश बेनिन में रविवार को सैनिकों ने ऐलान किया कि राष्ट्रपति पेट्रिस तलोन को पद से हटा दिया गया है। ये सैनिक खुद को मिलिट्री कमिटी फॉर रीफाउंडेशन कहते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी कमेटी ने फैसला लिया है कि तलोन अब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। तख्ता पलट के ऐलान के तुरंत बाद टीवी और रेडियो का प्रसारण रोक दिया गया। फ्रांस के दूतावास ने कहा कि राजधानी कोटोनू में राष्ट्रपति आवास के पास कैंप गेज़ो में गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। फ्रांसीसी नागरिकों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। हालांकि राष्ट्रपति तलोन के ऑफिस ने कहा कि तलोन सुरक्षित हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक छोटा समूह है जिसने टीवी पर कब्जा किया है और बाकी सेना हालात पर दोबारा नियंत्रण कर रही है। बेनिन के आंतरिक और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री लासेन सेइडो ने दावा किया कि तख्तापलट को नाकाम कर दिया गया है। खबर बदायूं से। बदायूं के कुंवर गांव थाना क्षेत्र में आयोजित उर्स के दौरान हुए हंगामे के मामले में पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान आपसी कहासुनी के बाद में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट और फायरिंग की स्थिति बन गई। घटना 5 दिसंबर की बताई जा रही है। यहां इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में भी पेश कर दिया। इलाके में फिलहाल स्थिति सामान्य है और पुलिस निगरानी बनाए हुए है। प्रशासन ने साफ किया कि धार्मिक आयोजनों के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या फिर उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मारपीट और फायरिंग का ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पुलिस कह रही है बहुत जल्द ही इस पूरे मामले की तफ्तीश तह तक जाएगी। फिलहाल एफआईआर दर्ज करने के बाद बहुत से लोगों को पकड़ा भी गया है। 14 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बदायूं में उर्स के दौरान विवाद हुआ था, जिसमें जमकर मारपीट हुई थी। वहीं फायरिंग की भी बात कही जा रही थी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। बताया जा रहा है कि उर्स का दौरान था और 5 दिसंबर की बात है, जब उर्स के दौरान कबाड़ों को पैसे दे लेने के मामले में ये विवाद उत्पन्न हुआ था। वहीं वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग भी हुई थी और जमकर कुर्सियां चली थी, हाथापाई भी हुई थी। बदायूं से न्यूज इंडिया के प्रमोद गुप्ता।
बदायूं जिले से एक अनोखा मामला सामने आया जहां पर 28 साल की पिंकी शर्मा ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ में ही शादी की रस्में पूरी की हैं। ये पूरा आयोजन परिवार की सहमति से किया गया। पिंकी पोस्ट ग्रेजुएट है, बचपन से ही कृष्ण भक्त रही है। परिवार ने बताया कि पहले उसने फैसला लिया तो परिवार वालों को अजीब लगा, लेकिन बेटी की आस्था और खुशी को देखते हुए वो इसके लिए तैयार हो गए। गाँव वालों ने भी इस विवाह में सहयोग किया, रस्में निभाई। पिंकी का कहना है कि वो खुद को कृष्ण भक्ति को समर्पित कर चुकी है और आगे का जीवन उसी मार्ग पर बिताना चाहती है। ये मामला इलाके में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि पिंकी पढ़ी लिखी नहीं है, वो पढ़ी लिखी है, सामाजिक चीज़ों को जानती है, लेकिन कृष्ण की भक्ति में ऐसी लीन रही कि उसने भगवान कृष्ण से शादी करने का फैसला किया। मैं क्या बोलूं प्यारी जी के बारे में, वो ही मुझे जो रास्ता दिखाते जाएंगे वही मैं बोलती जाऊंगी, पर मैं कुछ बोल नहीं सकती। जो मैंने किया है उनके चरणों में अपने लिए अर्पण कर दिया। घर वाले मेरे कोई रिएक्शन नहीं उठाते हैं, वो एग्री थे तभी मैंने शादी कर ली। बोल दिया मैंने शादी करूंगी, नहीं करोगे तो मैं वृंदावन जाके रह लूंगी। हाँ, मेरे घर वाले ने बहुत अच्छा से धूमधाम से शादी मनाई। वहाँ पे वृंदावन जाती रहती थी, तो वहाँ पे बांके बिहारी के मंदिर में भी गए जाती थी। तो वहाँ पे जब ऐसे पुजारी जी जो फूल और वो माला फेंकते हैं ना, मतलब प्रसाद फेंकते हैं, तो उसके हाथ में सोने की अंगूठी आके गिरी थी। तो हमने तो पहले ये सोचा मैं ये बिहारी जी पहले ही मतलब अंगूठी पहना रहे हैं, तो वो जब से और उसकी वो इच्छा हो गई तो फिर वो उसने फिर उन्होंने की निश्चय कर लिया कि मुझे तो बांके बिहारी से ही शादी करनी है। सहारनपुर में दो महिलाओं के रिश्ते का मामला सामने आने के बाद इलाके में चर्चाएं तेज हो गई हैं। शाहजहांपुर की रहने वाली कौशिकी सिंह सहारनपुर पहुंची और एक महिला शमा आफरीन के साथ रहने की बात कही। कौशिकी का कहना है कि दोनों काफी समय से संपर्क में हैं और साथ में रहना चाहती हैं। वहीं दूसरी ओर परिवार ने इस रिश्ते का विरोध करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। अपनी बेटी के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जता दी है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं और परिवार की काउंसलिंग शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोनों बालिग हैं, ऐसे में कानून के दायरे में रहकर ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। फिलहाल प्रशासन इस पूरे मामले को संवेदनशील मानते हुए हर एंगल से जांच कर रहा है और ये जानने समझने की कोशिश भी कि कब से एक दूसरे के संपर्क में है और कैसे दोनों ने साथ में रहने का फैसला किया। हमारा मामला ये है कि ये शमा आफरीन जो है हमारी बेटी को एक बार पहले किडनैप कर चुकी है 26 मार्च को, और दोबारा इसका इतना हैवी ब्रेन वॉश किया है कि हम अभी तक इसका इलाज करा रहे हैं, ये ठीक ही नहीं हो पाई। अभी 2 दिसंबर को डॉक्टर ने निर्मल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की गई थी और 4 तारीख को फिर ये भाग गई। बराबर इसी की लत लगा और ये जो है औरत अपने हस्बैंड वाइफ के साथ में इन्वॉल्व है और हमारे बच्चे के साथ गलत काम करके एक साथ में रह के और गलत उपयोग करना चाहते। हम 5 साल से साथ में हैं, हमारी ऑनलाइन बातचीत हुई थी और हम अच्छे फ्रेंड हैं, हम साथ में रहना चाहते हैं। नहीं, हम अभी इसी साल घूमने गए थे, हम वैसे मिले नहीं थे कभी, लेकिन इसी साल मिले थे। कहते हैं अगर हस्बैंड वाइफ लगे, अगर कोई बाहर जा रहा है ना तो घर में किसी चीज़ की कमी महसूस है तभी कोई बाहर, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। मेरे हस्बैंड ने शुरू से मुझे सपोर्ट नहीं किया, कहीं में भी हस्बैंड की तरह रखा ही नहीं। इस वजह से अभी है इंसान जब परेशान है तो इनकी जो कौशिकी है, इनकी फैमिली की वजह हमारी अटैचमेंट इसी वजह से हुई थी। ये भी परेशान थी और मैं भी परेशान थी, हमारी अटैचमेंट इस वजह से होती हुई थी, बॉन्डिंग हमारी अच्छी हो गई। सो ये मेरी फ्रेंड है और इनके लिए आए, हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं। हम लोग एज ए हस्बैंड वाइफ। क्या नाम है? इनका शमा आफरीन है। किस तरह से साथ रहना चाहते हैं? एज ए हस्बैंड वाइफ, और हम लोगों ने निकाह भी कर रखा है। आप दोनों जी। किस मौलवी ने ये निकाह पढ़ा है? अजमेर शरीफ में सर। मुझे करंट लगवाए थे मेरे माँ बाप ने, तो उसकी वजह से मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। सब मुझे बहुत टॉर्चर किया गया है, चाहे कि इनके साथ ना रह पाऊँ मैं, इस वजह से हम बहुत कुछ चीज़ें भूल गए। अगली खबर झांसी से है। झांसी के समथर थाना क्षेत्र में दबंगई का एक मामला सामने आया है, जहां पर कुछ युवकों ने बीच सड़क पर एक युवक के साथ में मारपीट की। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि हरियाणा नंबर की एक कार अचानक रोककर कुछ युवक उससे नीचे उतरते हैं, एक बाइक सवार से मारपीट करने लगते हैं। पीड़ित युवक किसी तरह अपने घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन आरोपी वहां भी उसके साथ में हाथापाई करते हैं। मारपीट के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी है। ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें चेहरों को पहचाना जा रहा है और एक एक आरोपी तक पहुंचने की बात पुलिस कर रही है।
खबर मथुरा से, जहां पर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जरिए एक शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में संत, कार्यकर्ता और श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत देव मंदिर मसानी से हुई और ये होली गेट पहुंचकर खत्म हुई। पूरे मार्ग में श्री राम और श्री कृष्ण के जयकारे लगाए गए और धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए स्लोगन सुनाई दिए। यात्रा के दौरान कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन महाराज भी मौजूद रहे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने मथुरा और काशी से जुड़े हुए धार्मिक मुद्दों पर बात रखी। हालांकि कार्यक्रम के दौरान कुछ नारे ऐसे भी लगे जिन्हें लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। फिलहाल यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। पुलिस और प्रशासन दोनों सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में लगे हुए थे। पूरे क्षेत्र में निगरानी रखी गई। किसी भी अप्रिय घटना की खबर नहीं है, जो कि अच्छी भी बात है। प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी भड़काऊ बयान या फिर गतिविधि पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शौर्य यात्रा इसलिए है, 33 साल पहले जो बाहर से आया बाबर था, जिसने भारत पर ही नहीं भारत की आत्मा पर आक्रमण किया था, जिसने सनातनियों को शर्मसार करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया था, उस ढांचे को गिराकर जो भारतीय परंपरा, भारतीय योद्धाओं ने जो शौर्य दिखाया था, ये उनके सम्मान के लिए आज का दिवस है। लेकिन साथ में मैं ये भी कह देना चाहता हूं, बहुतों में से एक मिला है, बहुतों में से एक मिला है। लेकिन हम मथुरा वासियों को ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारा कन्हैया, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है।